अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट वाइकिंग। तो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉर्च का क्वेश्चन नंबर 2। आइए हम आपको बताते हैं। यह है LLB का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम का क्वेश्चन नंबर 2। टॉर्च इसको अकृत्य भी कहते हैं और दुष्कृत्य भी कहते हैं। आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अकृत्य विधि के अंतर्गत कौन दावा नहीं कर सकता तथा किस पर दावा नहीं किया जा सकता, वर्णन कीजिए। दुष्कृत्य विधि के अंतर्गत कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो स्वयं मुकदमा चलाने तथा दूसरों के द्वारा अपने विरुद्ध वाद चलाए जाने के लिए अक्षम हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। इस पर अकृत्य पे कौन दावा नहीं कर सकता, किस पर दावा नहीं किया जा सकता, अलग अलग थिंकर्स की अलग अलग थिंकिंग है। आइए हम पढ़ते हैं। पोलक के अनुसार किसी भी दीवानी क्षति के मामले में उत्तरदायी ठहराए जाने के लिए व्यक्तिगत अधिकारों की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, किंतु इस सामान्य नियम के निम्नलिखित अपवाद हैं। ये क्या है? इसके अपवाद। इनको दो भागों में बांटा है। अपवाद 2 हैं। कौन दावा नहीं कर सकता और किस पर दावा नहीं किया जा सकता। तो आइए हम पढ़ते हैं। कौन दावा नहीं कर सकता? निम्नलिखित व्यक्ति अपनी अयोग्यता के आधार पर क्षतिपूर्ति का वाद दायर करने में असमर्थ हैं। पहले हैं दंडित अपराधी, जिसने कोई दंड किया है। दंडित अपराधी एक व्यक्ति अपने कारावास की अवधि में अपनी संपत्ति के प्रति किए गए क्षतिपूर्ण कृत्य के लिए दावा नहीं कर सकता, किंतु यदि क्षतिपूर्ण कृत्य उस संपत्ति के खिलाफ ना होकर उस व्यक्ति के खिलाफ है तो वे दावा करने का अधिकारी है। इंग्लैंड में अब ये अयोग्यता क्रिमिनल जस्टिस एक्ट 1948 द्वारा समाप्त कर दी गई है। जैसा कि एक व्यक्ति है आ, इसकी संपत्ति है। क्या है इसकी संपत्ति? किसकी? आपकी संपत्ति। अगर इसको कोई नुकसान हुआ है तो ये है अपराधी। तो ये इसके लिए वाद नहीं कर सकता। इसके लिए बात नहीं कर सकता। अगर इसी व्यक्ति को कोई नुकसान हुआ है, व्यक्ति को नुकसान हुआ है, तो वो वाद दायर कर सकता है। संपत्ति को हुआ है तो नहीं कर सकता, व्यक्ति को हुआ है तो कर सकता है। ये हो गया हमारा दंडित अपराधी, और इसको इंग्लैंड में समाप्त कर दिया गया है। और ये भारत में भारतीय दंड संहिता, जिसे कहते हैं हम IPC की धारा 126, 127, 169 के सिवाय इन तीनों 4 धाराओं को छोड़कर इनके अलावा दंडित अपराधी अपने शरीर व संपत्ति दोनों के लिए हानिपूर्ति का वाद दायर कर सकता है। IPC में अपनी संपत्ति, अपने शरीर, इन दोनों के लिए हानिपूर्ति का वाद दायर कर सकता है।
अब सेकंड क्वेश्चन है विदेशी शत्रु। वह व्यक्ति जो शत्रु राष्ट्र का निवासी या नागरिक है विदेशी शत्रु कहलाता है। सामान्य नियम अनुसार विदेशी शत्रु अंग्रेजी कानून के अंतर्गत अपकृत्य के लिए बात नहीं चला सकता, किंतु यदि वह उचित रूप से अनुमति प्राप्त कर लेता है तो वह बात चलाने का अधिकारी है। जैसे कि व्यक्ति है आ, ये व्यक्ति है पाकिस्तान का, ठीक, ये व्यक्ति कहाँ का? पाकिस्तान का। ये हमारा समझ लो शत्रु राज्य हो गया। इसमें कहा ना विदेशी शत्रु कहलाता है, तो ये है विदेशी। ये हो गया हमारा विदेशी शत्रु। ये हमारा कहलाएगा विदेशी शत्रु। ये है पाकिस्तान का। जैसे पाकिस्तान का मान लो अमेरिका, ये जो भी हैं जो यहाँ के नागरिक हैं, कौन है यहाँ के नागरिक, वह कहलाएंगे क्या? विदेशी शत्रु, क्योंकि वह विदेश के लोग हैं, तो वो विदेशी शत्रु जिससे भारत को नुकसान हो वो होंगे विदेशी शत्रु। तो ये बात दायर नहीं कर सकते। अगर इन्होंने अनुमति प्राप्त कर ली है तो वह दायर कर सकते हैं। भारत में धारा 83 CPC के अंतर्गत विदेशी शत्रु जो केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद मुकदमा चलाने का अधिकार रखते हैं। जो ये लोग हैं विदेशी शत्रु, अगर इन्होंने केंद्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त कर ली है, क्या अनुमति प्राप्त कर ली है, तो ये अपना मुकदमा चलाने का अधिकार रखते हैं। ठीक, हमने अब दंडित अपराधी पढ़ लिया, विदेशी शत्रु। अब आता है हमारा थर्ड, विवाहित स्त्री जिनकी शादी हो गई है, पति या पत्नी। विवाहित स्त्री इंग्लैंड की सामान्य विधि के अनुसार, जो विवाहित हैं स्त्री, वो इंग्लैंड में जो सामान्य विधि है 1882 से पूर्व विवाहित स्त्री किसी अन्य व्यक्ति पर बात चलाने की अधिकारी नहीं थी। जो 1882 है उससे पहले की जो स्त्रियां थी वो किसी भी व्यक्ति पर बात चलाने के अधिकारी नहीं थी, जब तक कि उसका पति उसके साथ सहवादी ना बने। जब तक उनका पति उनका साथ ना दे तब तक वे किसी अन्य व्यक्ति पर बात नहीं चला सकते थे। और विवाहित स्त्री संपत्ति अधिनियम, ये बना हमारा अधिनियम, विवाहित संपत्ति अधिनियम बना हमारा 1882 द्वारा। अब जब ये संपत्ति अधिनियम बन गया तो इसके द्वारा अब यह अयोग्यता समाप्त कर दी गई। कौन सी? जो किसी अन्य व्यक्ति पर वाद दायर कर सकती थी, वो अयोग्यता समाप्त कर दी गई। अब वह अपकृत्य के मामले में सभी प्रकार के मुकदमे चला सकती हैं, तो उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। अब वो स्त्रियां अन्य व्यक्ति पर भी मुकदमा चला सकती हैं और उन स्त्रियों पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है और उसके ऊपर भी मुकदमा चलाया जा सकता है, किंतु अभी भी उनका दायित्व उसकी निजी संपत्ति तथा संपत्ति तक सीमित था। जो उनकी निजी संपत्तियां थी वहीं तक सीमित था। इस प्रतिबंध को भी विधि सुधार एक्ट फिर दोबारा एक्ट आया गया
संशोधन करके द्वारा एक आया विधि सुधार एक्ट 1935 के द्वारा खत्म कर दिया गया। अब विवाहित और अविवाहित स्त्री दोनों सामान्य स्तर पर हैं। पति और पत्नी। सामान्य विधि के अनुसार पति और पत्नी एक दूसरे के खिलाफ क्षतिपूर्ति का वाद नहीं चला सकते थे। इस नियम का एक अपवाद ये था कि पत्नी अपनी निजी संपत्ति की सुरक्षा हेतु अपने पति के खिलाफ वाद दायर कर सकती थी, मानो वे अविवाहित हो, किंतु पति को पत्नी के विरुद्ध ऐसा कोई अधिकार नहीं था। अतः ये कहावत बन गई थी कि इंग्लैंड में एक पति अपनी पत्नी की टांग तोड़कर कानूनी दायित्व से बच सकता है, किंतु घड़ी तोड़कर नहीं। यह कहावत है कि पति ने अगर अपनी पत्नी की टांग तोड़ दी है तो वह बच जाएगा, अगर उसने घड़ी तोड़ी है तो वे नहीं बच सकता। फोर्थ, निगम। एक निगम एक कानूनी व्यक्ति है। निगम जो एक कानूनी व्यक्ति है जिसके कर्तव्य और अधिकार उन व्यक्तियों के व्यक्तिगत कर्तव्यों और अधिकारों से भिन्न होते हैं जिनसे मिलकर निगम बनता है। अपकृत्य कानून के अंतर्गत नियम व्यक्तिगत क्षति जैसे आक्रमण या व्यक्ति अपमानकारी लेख के लिए मुकदमा नहीं चला सकता, क्योंकि ऐसे कार्य केवल मनुष्य द्वारा ही किए जा सकते हैं। किंतु मानहानिकारक लेख जिसमें निगम की संपत्ति या व्यवसाय को हानि पहुंची हो के लिए वाद चला सकता है। निगम अपना कार्य अभिकर्ताओं के द्वारा करता है। अतः यदि निगम के किसी कर्मचारी या एजेंट ने ऐसे नियोजन के क्रम में कोई क्षतिकृत्य कार्य किया है, उसके लिए निगम स्थानापन्न दायित्व के आधार पर स्वयं जिम्मेदार होगा, बशर्ते कि कार्य निगम के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हो। पढ़ते हैं हम गर्भ स्थित शिशु जो माँ के पेट में स्थित है। अपने जन्म के बाद शिशु उस हानि के लिए हानि पूर्ति का वाद दायर नहीं कर सकता जो उसको उस समय पहुंची हो जबकि वे अपनी माता के गर्भ में था। इंग्लैंड और भारत में इस विषय पर न्यायालय का कोई निर्णय नहीं है। इस समस्या का निर्णय सर्वप्रथम आयरलैंड के वाकरवेट ग्रेट नादर रेलवे कंपनी ऑफ आयरलैंड 1890 नामक वाद में हुआ था, जिसमें एक गर्भवती स्त्री प्रतिवादी रेलवे कंपनी की गाड़ी में यात्रा कर रही थी। रेल दुर्घटना के कारण वह घायल हो गई। फलस्वरूप एक भक्ष्य का लड़का पैदा हुआ। शिशु द्वारा लाए गए हानि पूर्ति के बाद में लॉर्ड कैनी ने निर्णय दिया कि रेलवे कंपनी उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ वे कानून की दृष्टि में व्यक्ति नहीं है। उसकी उपस्थिति का प्रतिवादी को ज्ञान नहीं था, किंतु अब फैटल एक्सीडेंट एक्ट के अंतर्गत माँ के गर्भ में रहने वाला बच्चा भी क्षतिपूर्ति का वाद चला सकता है। पॉइंट 6, दिवालिया व्यक्ति संपत्ति के प्रति किए गए क्षतिपूर्ण कृत्य के लिए क्षतिकर्ता पर क्षतिपूर्ति का वाद नहीं चला सकता, क्योंकि अंग्रेजी कानून के अनुसार दिवालिया घोषित किए जाने पर उसकी समस्त संपत्ति न्यासी या भारतीय कानून के
अनुसार राजकीय हस्तांतरित में निहित हो जाती है। उसकी संपत्ति को बहुत ही क्षति के लिए कर्जदारों के हित को ध्यान में रखते हुए न्यासी या राजकीय हस्तांतरण की कार्रवाई कर सकता है। किंतु यदि दिवालिया व्यक्ति को कोई व्यक्तिगत क्षति जैसे आक्रमण, मानहानि आदि पहुंचाई जाती है तो वे स्वयं कार्रवाई करने का अधिकारी होगा। अगर उसे मानहानि हुई है या आक्रमण तो स्वयं कार्रवाई करने का अधिकारी होगा। यदि उसके शरीर व संपत्ति दोनों को संयुक्त रूप से क्षति पहुंचाई गई है तो दिवालिया शारीरिक क्षति के लिए और न्यासी संपत्ति की क्षति के लिए अलग अलग या संयुक्त रूप से बात चला सकते हैं। विदेशी राज्य भारत सरकार से धारा 84 CPC के अंतर्गत बिना पूर्व अनुमति लिए कोई भी विदेशी राज्य भारतीय न्यायालय में अपकृत्य के लिए मुकदमा नहीं चला सकता।